गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन की नीतियां और प्रभाव। तो इसके पहले हमने इस पार्ट की 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें इसका आधा पार्ट समझा दिया है ना। तो आज हम उसके आगे देखते हैं। तो ये देखिए, आज हमें पढ़ना है ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियाँ अपनाई थी उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया था, है ना। जो अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियाँ अपनाई थी उसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एकदम गिर चुकी थी। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा था। और जो भारतीय कृषि और उद्योग तथा व्यापार थे उनमें ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। जनता स्वयं अपनी आजीविका पर निर्भर रहती थी। भारत में जो जनसंख्या थी वो कहाँ रहती थी? अधिकतर गाँव में रहती थी और वो अपनी आजीविका पर ही स्वयं निर्भर रहती थी। ग्रामीण लोग अधिकांशतः खेती किसानी का काम किया करते थे। किसान अपनी फसल का एक निश्चित भाग लगान के रूप में अपने स्वामी, जमींदार या शासक ब्रिटिश कलेक्टर को देते थे। ये जो लगान लेते थे, कर्ज लेते थे ना, तो उसका लगान के रूप में एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा अपने जमींदार या शासक, जो शासक कौन था? ब्रिटिश कलेक्टर, उसको देते थे। राज्य सामान्यतः गाँव के पटेल या प्रधान के माध्यम से लगान वसूलते थे। और क्या होता था? राज्य से सामान्यतः गाँव के पटेल या प्रधान होते थे, वो लगान वसूलते थे। ग्रामीणों के निश्चित अधिकार थे जिसके तहत उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। भारत में कंपनी के शासन की व्यवस्था स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों और भारतीय लगान वसूलकर्ताओं के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगान वसूलते समय किसानों को प्रताड़ित भी किया जाता था, है ना। जब उनसे लगान वसूल किया जाता था और जितना रहता था वो नहीं देते थे, उनको क्या प्रताड़ित यानी दंड भी दिया जाता था। आगे देखिए, भू राजस्व व्यवस्था। तो सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया था। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया। इसमें जो भूमि जोतते थे उसको क्या बोलते थे? भूस्वामी। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों का भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भी भारी वृद्धि हुई। अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह जमींदारी व्यवस्था का सुधरा रूप था। इस व्यवस्था में प्रत्येक महाल किसको बोलते थे? महाल गांव के लिए कर निश्चित किया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से अंग्रेज सरकार को हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, किंतु वे एक निश्चित मात्रा में ही ब्रिटिश शासन को लगान की राशि देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक कृषक जो जमीन जोत रहा था उसे उस जमीन का भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था। अंग्रेजी भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप जमीन आसानी से एक व्यक्ति के हाथों से दूसरे व्यक्ति के हाथों में बेची जा सकती थी। जमीन पर स्वामित्व प्राप्त होने से लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ने लगा। कुटीर उद्योग विनाश के कगार पर थे। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की दशा और भी सोचनीय हो जाती थी। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर और उसका बंटवारा करके विखंडित कर दिया गया था। सरकारी नीतियों का घातक परिणाम यह निकला कि इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। प्रारंभिक तौर पर इन शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए माल को वे विदेशों में बेचकर लाभ कमाते थे। इनकी मांग ब्रिटिश बाजारों में बढ़ती गई, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के प्रयोग एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के पास होने के समय तक इंग्लैंड को विशाल विदेशी और औपनिवेशिक बाजार उपलब्ध हो चुका था। इन बाजारों में इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाया जा सकता था। चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सामान नाम मात्र के
नाम मात्र के कर दिए गए और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सामान नाम मात्र के सीमा पर शुल्क पर भारत आने लगा। भारत में यह सामान देसी दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए सामान से सस्ता पड़ता था, इसलिए भारतीय बाजारों में देसी वस्तुओं की मांग घटी और देसी उद्योग मंद पड़ता चला गया। विशिष्ट वस्तुओं में सूती कपड़ों का विशेष महत्व था। इनका उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। उत्पादन के प्रमुख केंद्र ढाका, आगरा, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और मदुरई आदि महत्वपूर्ण थे। सन 1700 ईस्वी और सन 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगा दी गई, जिसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के कपड़े उद्योग ने भारतीय कपड़ा उद्योग की स्थिति खराब कर दी। कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए एजेंटों ने कपड़ा तथा अनेक वस्तुओं के भारतीय उत्पादों को अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को विवश किया कि वे उनको बाजार दर से 20 से 40% की कीमत पर माल दें। मशीनों से निर्मित सस्ते सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, है ना। तो देखिए, इस प्रकार जब ये ब्रिटिश व्यापार शुरू हुआ तो जो भारतीय व्यापार था, जो भारतीयों का व्यापार था, धंधा था, ये कुटीर उद्योग सब ये नष्ट हो चुके थे। अब आगे देखते हैं हम रेल एवं संचार व्यवस्था। तो ये देखिए, रेल एवं संचार व्यवस्था में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का विकास किया गया। साथ ही डाकतार सुविधाओं का भी विकास किया गया। विलियम बेंटिंक और डलहौजी ने अनेक सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया। भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सड़कों एवं बंदरगाहों से जोड़े गए। जो भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे सड़कों और बंदरगाहों से जुड़ गए। नदियों के माध्यम से यातायात एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए नावें चलाई गई। डलहौजी ने आधुनिक डाक तार संचार व्यवस्था को शुरू कराया। उसने पहली बार डाक टिकट जारी कराए। उसी के प्रयासों से पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई थी। इस व्यवस्था का लाभ अंग्रेजी सरकार को अत्यधिक मिला। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने, सैनिक सामग्री व सैनिकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में आसानी हुई। परिवहन के क्षेत्र में रेल व्यवस्था के भी क्रांतिकारी परिणाम निकले। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में बम्बई और थाना के बीच चलाई गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं 18वीं एवं 19वीं सदी का भारतीय समाज। सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? बम्बई से थाना के बीच में चली थी ना। हम देखते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की रूढ़ियों और बुराइयों ने घर कर लिया। अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगी अंग्रेजी हुकूमत ने प्रारंभिक तौर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ सुधारवादी प्रशासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित अमानवीय एवं कुरूतिपूर्ण रूढ़ियों को दूर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए। तत्कालीन समय में कन्यावध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। कन्यावध में क्या है, उस टाइम पर जब लड़की पैदा होती थी तो उसको जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय होती गई। सन 1829 ईस्वी के एक कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस तरह की तमाम कुप्रथाओं के विरुद्ध राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे, है ना। समाज में इतनी सारी प्रथा तो थी ही, है ना। कौन कौन सी? ये बाल विवाह प्रथा चालू हो गई थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा क्या हो जाता है, जब जिसका पति मर जाता था उसके साथ उसको भी मरना पड़ता था। पर्दा प्रथा यानी औरतें बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती थी। स्त्री शिक्षा यानी उस टाइम की जो लड़कियां रहती थी स्त्री, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। बाल विवाह छोटे से बचपन में ही इनकी शादी कर दी जाती थी। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे। सरकार ने सन 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर भी प्रभावी रोक लगाई। अब आगे देखते हैं भारत में शिक्षा की व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा के आरंभ होने से पहले पाठशालाएं, मकतब और उच्च शिक्षा के टोल, गुरु आश्रम तथा मदरसा होते थे। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को
स्थानीय भाषाओं में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों, पत्र लेखन और गणित पढ़ाए जाते थे। उच्च शिक्षा में मुख्यतः व्याकरण भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक समय में इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में थी। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। इसी समय ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए, किंतु उन्होंने ईसाईयत और उससे संबंधित शिक्षा पर ही अधिक बल दिया। सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम से सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 में वाराणसी में हिंदू विधि, कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी द्वारा भी बाद में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1835 में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस कारण कंपनी की नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अवसर मिला। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों और शेष भारतीयों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अंग्रेजी के संपर्क में आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीय विशिष्ट क्रांतियों और आधुनिक विचारों के संपर्क में आए। छापाखाना और संचार माध्यमों में आए परिवर्तन के चलते उन्हें विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों, आविष्कारों एवं जन विकास की योजनाओं से परिचित होने के अवसर मिले। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप जब तक इसको पढ़िए और समझिए, इसके अगले वीडियो में हम इसका करवाते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, जब तक आप इसको अपने पुस्तक से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।